नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट, जिनका समय है 1845 से 1915 ईस्वी। गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ हम पढ़ रहे थे, अध्याय 3। इसमें आगे बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जानेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट ने क्या कार्य किए, कौन कौन से निबंध लिखे, और प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी गद्य में प्रमुख योगदान देते हैं, तो इनके बारे में हम क्रम से अध्ययन करते जाएंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट 1845 इनका समय है। भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे। उस समय जो निबंधकार थे वह दो ही सच्चे अर्थों में निबंध थे, जिन्होंने मौलिक और बहुत ही प्रभावशाली जो निबंध लिखे हैं वो कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे निबंधकार थे। दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा विसादृश्य अधिक है। मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम्य था तो भट्ट जी का नागर, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र थे वो गांव से निवासी थे, उनका व्यक्तित्व में ग्रामीण के तत्व अधिक थे, और भट्ट जी के नागर यानी वो शहरी सभ्यता के थे। पहले से सरलता और मनमौजीपन था तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। यानी मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र सरलता और मनमौजीपन था, और दूसरे में मतलब यानी वो बहुत ही सच्चे अर्थों में ढले हुए थे। उनको हर चीज़ को गंभीरता से लेने की आदत थी बालकृष्ण भट्ट को। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे, पर भट्ट जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण उनकी वाणी में तल्खी आ गई थी। मिश्र जी में धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादिता भी मिलती है, पर भट्ट जी रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। वह पराई परंपराओं और रूढ़ियों को भट्ट जी पसंद नहीं करते थे। भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज सभा 1872 में कवि वचन सुधा में छपा। भट्ट जी का पहला निबंध है कालिराज सभा, जिसका समय है 1872 में कवि वचन सुधा में ये छपा, प्रकाशित हुआ। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया, यानी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया है, तो ये महत्वपूर्ण है। कब किया था? 1877 ईस्वी में। प्रदीप के मुख पृष्ठ पर छपा रहता था शुभ सरस देश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदीप यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे जिन्होंने इसका संपादन किया था। इसमें छपा रहता था मुख पृष्ठ पर। ये कई बार परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बना है कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद भरी। यह है उसके मुख पृष्ठ यानी प्रथम पृष्ठ पर, पहले पन्ने पर यह छपा रहता था। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व दोनों का पता लगता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 33 वर्षों तक उसे निरंतर निकालते रहे, हिंदी प्रदीप पत्रिका को। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र राजनीतिक मान्यताओं में उदारवादी या लिबरल कहे जा सकते हैं। वे देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, किंतु भट्ट जी को यह खिचड़ी पसंद नहीं थी। हिंदी लेखकों में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नीति का स्पष्ट और तीखा विरोध किया है। वे देशभक्ति और राजभक्ति को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। देशभक्ति और राजभक्ति को वे दूसरे का विरोधी मानते थे। उन्होंने लिखा है, हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है, जिसे हंसना और गाल फुलाना, यानी जैसे हम हंस भी रहे हैं और गुस्सा भी हो रहे हैं तो ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार देशभक्ति और राजभक्ति भी एक साथ नहीं रह सकती। हंसना और गाल फुलाना, बहुरी चबाना और सहनाई बजाना, यानी दुखी होना और खुशियां मनाना एक संग नहीं हो सकता। ऐसे ही यह भी असंभव और दुर्घट है। राजनीति में वे लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे। अंग्रेजों को इतनी खरी खोटी न तो भारतेंदु सुना सके और न प्रताप नारायण मिश्र। सांप बन के काटना और
ओझा बन झारना, यह हिकमत भार लोगों को ही मालूम है। अंग्रेज बाहर से भले लगे हैं कुटिलता की खान। अंग्रेज शासन की कटु आलोचना करने के साथ ही भट्ट जी ने विदेशी शासन की विकृतियों को अपेक्षाकृत गहराई में बैठकर देखा। वे अपने युग के साहित्यकारों में सर्वाधिक व्यापक और गहन दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। सरकारी पिट्ठुओं के कट्टर शत्रु होने के कारण राजस्व प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। जहाँ तक साहित्यिक निबंधों का प्रश्न है, उनमें विविधता अधिक है। एक और वे मिश्र जी के टक्कर का व्यंग विनोद प्रधान निबंध लिख सकते हैं, तो दूसरी ओर गंभीर विश्लेषणात्मक निबंध। चलता है निबंध का एक उदाहरण देखिए। चलता है रान का चरखा, वो भटियारन का मुंह जो चला काहे को रुकता है। कर्कसा लड़ा किन महरियों की जुबान, एक मुंह से 100 गाली जुबान कतरनी हो गई। आंधी हो गई रेल का इंजन हो गई। किसी का मुंह चला तो किसी का हाथ चल निकला। दे तमाचा गालों में चट, दोनों झोंटी झोंटी करते गटपट लड़ते लस्त हो गई पर जबान न रुकी। वाह रे चलने का जोश, यानी उनकी जबान जो आपस में महिलाएं लड़ रही थी, उन्होंने उसका यहाँ पर वर्णन किया है। फिर भी इसमें एक तरह की सुसंबद्धता और विश्लेषणात्मकता आ गई है। भय और समुचितातर दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, प्रेम और भक्ति, ज्ञान भक्ति, स्पर्धा, प्रीति आदि उनके विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध हैं, जो आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास द्वारा विकसित हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में पूर्णता की उपलब्धि की। गद्य काव्य के आद्याचार्य भी वो भी हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। चंद्रोदय निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है। ये प्रश्न भी बनता है कि चंद्रोदय निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है। भाषा पर भट्ट जी का पूरा अधिकार था, यानी जो अपने मन से जिस प्रकार की भाषा चाहते हो वैसी भाषा का वो प्रयोग कर सकते थे। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग उनके सामर्थ्य का द्योतक है, यानी जैसा विषय होता था उस प्रकार का निबंध, जिस प्रकार का निबंध होता था या जिस प्रकार का उन्हें अनुरूप कोई विषय मिलता था, उसी के अनुरूप वह उस भाषा का अपने निबंधों में वह प्रयोग करते थे। उनके निबंधों के प्रतिपादन का ढंग भी इतना सरस है कि पढ़ने में कथाओं का सा आनंद आ जाता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हम निबंध पढ़ते हैं तो निबंध रोचक नहीं होते, वह इतने प्रभावशाली नहीं होती, उनकी भाषा के पढ़ने में आनंद ही न प्राप्त हो पाठक को। तो भट्ट जी के निबंधों में एक कैसा था, कथा कैसा आनंद प्राप्त होता था। विनोद और व्यंग तो उनकी लेखन शैली के अभिन्न अंग हैं। यानी विनोद, यानी कहीं कहीं चुटिल लैंग्वेज का प्रयोग किया, यानी ये भाषा में जो कहीं कहीं बोरियत महसूस ना हो पाठक को, वो पढ़े तो पढ़ता ही चला जाए, इस प्रकार के निबंध बालकृष्ण भट्ट के होते हैं। उनके व्यंग प्रताप नारायण मिश्र की अपेक्षा अधिक चुटीले और कर्कश होते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। नहुसत, बद, जायका, हिर्स आदि सैकड़ों शब्दों के प्रयोग मिलेंगे। उर्दू भाषा के शब्द हैं, इस प्रकार के शब्द उन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग किए हैं। कहीं कहीं तो अनुच्छेद के अनुच्छेद, यानी पूरी एक एक पैराग्राफ उनकी शब्दावली में गुथे रहते हैं, कि हिंदी की शब्दावली में उन्होंने उर्दू के अनुच्छेदों का प्रयोग किया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्थबोध की सुगमता के लिए ये कोष्ठ में अंग्रेजी के शब्द जैसे फीलिंग, परसेप्शन रख देते हैं। कहीं कहीं अंग्रेजी के शीर्षक तक रखे हुए हैं। इस प्रकार की शब्दावली का व्यवहार वे केवल मौज में आकर नहीं करते थे, प्रत्युत इसके पीछे तत्कालीन आवश्यकता की प्रेरणा थी। उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी शब्दावली अपरिचित सी थी। यानी अंग्रेजों का साम्राज्य था और हिंदी के जो शब्द थे वह बहुत ही मुश्किल होते थे। सभी लोग उस समय अंग्रेजी ही पढ़ते थे। विशेष अर्थगत शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए उनका अंग्रेजी पर्याय देना आवश्यक था। यानी जो हिंदी के जो टिपिकल वर्ड होते थे उनके लिए अंग्रेजी को वो ट्रांसलेट करके वो लिखते थे। कुछ विशेष लेखकों की बात जाने दीजिए,
जो अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार केवल इसलिए करते थे कि लोग जान लें कि अंग्रेजी में उनकी भी गति है। यानी हम अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी के बारे में हम इतना लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए वो इस प्रकार के शब्दों को करते थे। भट्ट जी की भाषा संबंधी देन अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु खड़ी बोली के आदर्श स्वरूप का निर्माण वे न कर सके। भाषा में पूर्वी वन का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उठाकर के स्थान पर उठाए, बैठाकर के स्थान पर बैठाए प्राय लिखा करते थे। कहीं कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियां भी मिलती हैं, जैसे हमारी समाज, यानी हमारे समाज के हमारी समाज पर मुहावरों के प्रयोग में भट्ट जी बड़े निपुण थे। इनके सभी लेखों में मुहावरों के प्रयोग से एक प्रकार की सजीवता आ गई है। इन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का पूरा उपयोग किया है। संस्कृत के तो प्रकांड विद्वान थे, तो इन्होंने संस्कृत का ज्ञान अपने निबंधों में उसका प्रयोग भी इन्होंने किया है। निबंधों के बीच बीच में संस्कृत के श्लोक उद्धृत कर अपने विचारों को शास्त्र तथा पुराने विद्वानों के विचारों के मेल में रखकर उनकी पुष्टि करते जाते थे। यथास्थान हिंदी के दोहे और चौपाइयों का उदाहरण भी दे देते हैं। अरबी फारसी के शेर और मिसरे रखने में भी उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट प्रतीत नहीं होती। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हमने आज अध्ययन किया कि बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार के निबंध लिखते थे, क्या करते थे, है ना, कैसे उनकी वो थी। इससे आगे हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र और उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और उसके बाद नाटक, कहानी, उपन्यास, गद्य की जो विधाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।